हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आपका फिर से वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 से भी है और इसके कुछ टॉपिक जो है क्लास 8 में भी एसएसटी में देखने को हमें मिलता है। द टॉपिक इज रिसोर्सेज। आज हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे किस तरह से किया जाता है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। आज इन्हीं चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम रिसोर्स की डेफिनेशन को समझे। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर दो चीजें पाई जा रही हैं, हम उन्हें रिसोर्स मानेंगे। पहला वो कि हमारे किसी भी नीड को पूरा करने के लिए उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए, और दूसरा उसका वैल्यू होता है। जब ये दो चीजें किसी भी पाई जाती है तो वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। आइए अब इसको हम एक एक करके इनके टॉपिक को समझते हैं। At first, the definition of resources. Everything in our environment that we can use to satisfy our needs and is technologically accessible. उसके लिए ये जरूरी है, ख्याली पुलाव नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड होनी चाहिए ताकि हम उसे एक्सेस कर सके। इकोनॉमिकल अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली भी वो अफोर्डेबल होना चाहिए, इतना महंगा भी नहीं जो अफोर्ड ही ना कर सके। एंड एक्सेप्टेबल कल्चरली, साथ ही वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो। हम ड्रग्स को, अल्कोहल को, इनको बुरा मानते हैं क्योंकि कल्चरली वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उन्हें अपना रिसोर्स नहीं मान सकते। इज कॉल्ड रिसोर्सेज, जिनमें ये बातें पाई जाती है कि उनके अंदर ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने की यूटिलिटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए ताकि हम इस चीज को एक्सेस कर सके, और इकोनॉमिकली भी वो अफोर्डेबल होना चाहिए। तो वो सब रिसोर्स कहलाते हैं। लेकिन ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन ही वो है जो हर सब्सटेंस को हमारे लिए यूटिलाइज होने लायक बनाता है, वो सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है रिसोर्स में, वो करता है सिर्फ ह्यूमन। तो ह्यूमन भी अपने आप में एक एसेंशियल रिसोर्स है। ह्यूमंस आर डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज में जो डोमिनेंट कंपोनेंट है वो ह्यूमन है, बिकॉज दे कन्वर्ट मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। अगर ह्यूमन ना हो तो रॉक्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स है उन्हें कौन एक्सट्रैक्ट करेगा, उसे यूज करने लायक कौन बनाएगा, उसे वो बनाता है ह्यूमन ही बनाता है। अब है कि क्लासिफिकेशन इनकी, रिसोर्सेज एक ही तरह के नहीं है, कई तरह के हैं, और उन रिसोर्सेज को हम अलग अलग बेसिस पे उनको अलग अलग क्लास में मानते हैं। कभी हम इनको ओरिजिन के बेसिस पे बांटते हैं, कभी ऑनरशिप के बेसिस पे बांटते हैं, कभी एग्जॉस्टिबिलिटी के, और कभी इनके डेवलपमेंट पोटेंशियल के हिसाब से बांटते हैं। आइए एक एक करके इन सभी बेसिस पे जो भी टाइप है इनके उनको समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इनकी जो उत्पत्ति होती है तो कहां से किस तरह से हुई है उसके हिसाब से ये दो होते हैं। ओरिजिन के अकॉर्डिंग टू है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में हर वो चीज आएगा जो हम लिविंग थिंग से पाते हैं, और एबायोटिक में हर वो चीज आएगा जो नॉन लिविंग थिंग से हमें मिलता है। बायोटिक, these are obtained from living things in the environment. They are obtained from plants, animals, etc., birds, fishes, इन सब से। तो इससे जितने भी रिलेटेड रिसोर्सेज हैं वो बायोटिक कहलाएंगे।
और हर वो रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है वो एबायोटिक रिसोर्स के तौर पे जाना जाएगा। एबायोटिक रिसोर्स, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट, फ्रॉम रॉक्स, सॉइल, माउंटेन्स। तो ये है ओरिजिन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से कितने टाइप के हैं। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से ये दो टाइप में होते हैं। एक वो जो रिन्यू हो सकता है, हम उन्हें रिन्यूएबल कहते हैं। दूसरे वो रिसोर्सेज जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में नेचुरली बनते हैं, उन्हें हम तुरंत नहीं बना सकते, तो वो नॉन रिन्यूएबल के तौर पे जाने जाते हैं। रिन्यूएबल को हम इनएग्जॉस्टिबल भी कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल को एग्जॉस्टिबल भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल resources like water, air, etc. are present in a large quantity and is replenishable. ये अपने आप को रिस्टोर करते रहते हैं। वाटर सन की हीट से वो वेपर में चेंज होता है, फिर वो क्लाउड फॉर्म करता है, कंडेंस होके फिर वो रेन करता है वापस, तो ये चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता, ये अपने फॉर्म को बदलते रहते हैं, तो इन्हें हम रिन्यूएबल कह लेंगे। इसी तरह से एयर भी है, इसी तरह से सनलाइट है, तो ये सभी जो है रिन्यूएबल, क्योंकि ये ऐसे नहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे अर्थ पर लिमिटेड क्वांटिटी में है, भले कितना भी हो लेकिन है तो लिमिटेड क्वांटिटी में, एक न एक दिन वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद उसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, हम उसे आराम से आसानी से बना नहीं सकते। तो ऐसों को हम नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में मानते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड नॉट रिप्लेनिशेबल आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे स्टॉक ऑफ मेटल्स है, कितना भी हो, गोल्ड, आयरन, कॉपर, जिंक, लेकिन एक न एक दिन तो उसे खत्म होना है, इसी तरह से हम यूज करते रहे। दूसरा फॉसिल फ्यूल्स, तो ये सभी नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि एक बार खत्म हो गए तो इनके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, हम इन्हें आसानी से नहीं बना सकते। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, किसी भी चीज के ऊपर मालिकाना हक को ऑनरशिप कहते हैं। तो ऑनरशिप के हिसाब से ये कितने हैं, तो ये 4 टाइप्स में होते हैं ऑनरशिप के अकॉर्डिंग। एक तो प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है, जिसे हम इंडिविजुअल कहते हैं। दूसरा किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी का होता है, तो उस कम्युनिटी से जुड़े हुए जितने लोग हैं हर किसी के लिए वो रिसोर्स होता है, हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है। तीसरा है नेशनल, जो पूरे कंट्री का होता है, और चौथा है इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ए इंडिविजुअल, these resources are obtained by individuals, private plots, houses, vehicles, farms, ये वो चीजें हैं जो इनके ऑनर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं। तो ये जो रिसोर्स होगा ये उस इंडिविजुअल का रिसोर्स है, इसलिए इसे हम इंडिविजुअल का रिसोर्स मान के चलते हैं। दूसरा है बी कम्युनिटी ओन्ड, ऐसा जिसपे पूरे कम्युनिटी का मालिक होना माना जाता है, कोई किसी को नहीं रोकता है, उन्हें हम कम्युनिटी ओन्ड कहते हैं। दीज आर ओन्ड बाय अ कम्युनिटी एंड एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। जैसे ग्रेजिंग फील्ड है, किसी विलेज के आसपास ग्रेजिंग फील्ड है, तो उस विलेज के जितने भी हैं लोग, वो सभी अपने एनिमल को वहां ग्रेज करा सकते हैं। प्लेग्राउंड है, वहां हर कोई जा सकता है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मंदिर, मस्जिद, तो ये उस पूरे कम्युनिटी के लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसो को हम कम्युनिटी ओन मानते हैं। नेशनल, दीज आर ओन्ड बाय अ कंट्री और नेशन, इसका मालिक कोई कंट्री या नेशन होता है। और
ये नेशनल रिसोर्स के तौर पे माने जाते हैं। जैसे हमारे कंट्री में मिनरल्स के स्टॉक हैं, वाटर बॉडीज हैं, फॉरेस्ट्स हैं, तो ये सभी नेशनल रिसोर्स के अंदर आते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, these are under the rules and regulations of institutions, international institutions। इसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है रूल रेगुलेशन डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये इंडिया, अब इंडिया के आसपास जो ओशियन है, तो 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया के लैंड बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल अंदर ओशियन तक ये इंडिया का माना जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल एरिया माना जाएगा। इस पे तो ये इंटरनेशनल रिसोर्स के तौर पे जाना जाता है। तो इस तरह के जो भी रिसोर्सेज हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स के तौर पे जाने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह से रिसोर्स को डेवलप किया गया है, उनका भी कैसा स्टेटस है, यूज के लायक है या यूज के लायक नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1, पोटेंशियल, द रिसोर्सेज विच हैव बीन फाउंड इन अ रीजन बट yet to be utilized। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी रीजन में तो पाए जाते हैं लेकिन अभी उनको यूज नहीं किया गया है, यूज करना भी बाकी है, हम उनको पोटेंशियल रिसोर्स के तौर पे जानते हैं। नंबर 2, डेवलप्ड, रिसोर्सेज विच हैव बीन researched upon and their quantity and quality have been already decided by making utilization of them। ये हम इन्हें यूज कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी सब चीज को रिसर्च करके पता लगा लिया गया, तो ये सभी डेवलप्ड रिसोर्स के तौर पे जाने जाते हैं। आगे है स्टॉक, resources which have potential to be utilized but we do not have adequate technology to utilize them। ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर हमारी नीड को पूरा करने का पोटेंशियल है लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है ताकि उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकें, तो ऐसे को हम स्टॉक के अंदर मानते हैं। आगे है रिजर्व, रिजर्व resources which can be put to utilize with technology but they have not been used। इन दोनों में फर्क ये है कि हमारे पास इनके यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन इनके यूज के लिए, रिजर्व के यूज के लिए टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम उसे अभी यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहें तो बड़े बड़े डैम बना के हाइडल पावर से बिजली बना सकते हैं लेकिन अभी उसे हम नहीं कर रहे हैं। गुजरात, राजस्थान जो कोस्टल एरिया है वहाँ अच्छी खासी विंड मूवमेंट्स देखने को मिलती है। ऐसे जगहों पर हम बड़े बड़े विंड मिल लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों में फर्क ये है, इसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है और इसके लिए अवेलेबल है लेकिन हमने उसे रिजर्व में रखा हुआ है फर्दर के लिए। तो ये तो हो गए रिसोर्सेज, उनके क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे। अब आगे हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि जितने भी रिसोर्स होते हैं इनका यूज हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में करते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो डेवलपमेंट तो ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? A development which takes place without damaging the environment of the present generation and does not compromise with the needs of future generation। ऐसा डेवलपमेंट या डेवलपमेंट का की वो स्ट्रैटेजी जो प्रेजेंट जनरेशन को तो फायदा पहुंचा ही रही है डेवलपमेंट के थ्रू, लेकिन आने वाले फ्यूचर जनरेशन का नुकसान भी नहीं कर रही है, उनके साथ भी किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। हम ये मान के चले कि हम जो अभी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें गिफ्ट में नहीं दिया है। हम मान के चलते हमें गिफ्ट में मिला है, हमको उड़ाते नहीं। हम ये मान के चले
कि हम अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन से उधार ले रहे हैं। तो किसी से कोई चीज उधार लेते हैं तो जरा हिफाजत से ही उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमें अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी तय करना है ताकि हमारे अभी प्रेजेंट की तो नीड पूरी हो पाए, सेटिस्फाई हो, साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। तो इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एक बार मैं फिर कहता हूं, डेवलपमेंट which takes place without damaging the environment of the present generation and does not compromise with the needs of future generation. The next topic is conservation of resources. फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है तो उसके लिए हमें कंजर्व करने की जरूरत है। लेकिन आज की जो अंधाधुंध कंपटीशन की दुनिया है, इसमें कंजर्वेशन को लोगों ने ताक पे उठा के रख दिया। हर कोई बस आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है और इस चक्कर में एनवायरनमेंट का समझिए कि तहस नहस करके रख दिया गया है। उसके लिए जरूरी है कि हम कंजर्वेशन को समझें और कंजर्वेशन के जो जो तरीके हैं उनको अपना के चलें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे और हमारे लिए भी फायदा रहे। Conservation of resources. The irrational consumption and overuse of resources have created an imbalance in the system. लोग अंधाधुंध अपना काम कर रहे हैं। कोई फॉरेस्ट को जो है सो डिफॉरेस्टेशन में लगा है तो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है। कोई माइनिंग कर रहा है तो वो धुआंधार किए जा रहा है। और इस तरह के इरेशनल कंजप्शन की वजह से रिसोर्स का डिप्लेशन होता है और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास ये रिसोर्स नहीं होंगे, उस वक्त हमें दिक्कत आएगी। तो इसको कंजर्व करना जरूरी है और इस तरह के करने की वजह से हमारे समझिए कि सिस्टम में बैलेंस खराब हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। दिस हैज लेड टू मेनी एनवायरमेंटल एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। और इसका नतीजा ये है कि कई इन्वायरमेंटल इश्यूज पैदा हो गए हैं, उसके साथ ही इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज भी पैदा हो रहे हैं। टू कम्बैट दीज इश्यूज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल। इन्हीं इश्यूज को खत्म करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एसेंशियल है, जरूरी है, वो करना चाहिए, करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया कोई छोटी कंट्री तो है नहीं, बहुत बड़ी कंट्री है, लंबी चौड़ी कंट्री है। इसके पास इतने सारे स्टेट्स हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर कच्छ से लेके अरुणाचल तक फैला हुआ है। तो इतने बड़े में कितने सारे रिसोर्स हैं। अब हर रिसोर्स हर जगह तो होता नहीं है। कुछ रिसोर्स हैं जो लोकलाइज्ड होते हैं, कुछ रिसोर्स हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट हर जगह मिल जाएगा। लेकिन हर जगह हमें आयरन ओर नहीं मिलेंगे, हर जगह कोल नहीं मिलेगा, हर जगह फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलेंगे। तो लेकिन डेवलपमेंट में हर पार्ट को आगे आना है, हर एक को इनकी जरूरत होगी अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। तो किस तरह से हम अपना सिस्टम बनाएं ताकि हर किसी को उनके जरूरत की चीज मिलती रहे और हर एक का अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम चले। यही है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में, हम इसी को जानने वाले हैं। इंडिया हैज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल ओवर द कंट्री। अनेकों तरह के रिसोर्सेज हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। This requires a central management system to see that every part of the country receives the resources and use them according to needs. अब ये हमारे सेंट्रल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक इस तरह का सिस्टम डेवलप करे ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं हर किसी पार्ट तक पहुंचे और वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके। Therefore, the country considered most of the resources found in nature as national resources. इसलिए ये मान लिया गया है कि वे सारे रिसोर्सेज जो नेचुरली पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, वो नेशनल प्रॉपर्टी के तौर पे माना जाएगा और उसका डिसीजन सेंटर लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे किसको कैसे क्या मिलना है प्लानिंग करके।
All the resources are taken inventory of, and the needs of various regions are estimated and distributed accordingly. उसी हिसाब से किसको कितनी जरूरत है, उसको किस तरह से पूरा किया जाए, ये सारा वो सेंट्रल मैनेजमेंट देखेंगे। यही चल रहा है इंडिया का की रिसोर्स प्लानिंग। तो हमने इस वीडियो में आज बात किया है रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स के क्लासिफिकेशन किस किस हिसाब से कैसे क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में हमने बात किया है। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से फायदा उठाएंगे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू।